Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 21st January 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about the phenomena of great resignation, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो देखिए क्या है दिस द ग्रेट रेजिग्नेशन. तो हाल फिलहाल में इनफैक्ट पूरे 2021 जो साल था, बीता साल, उसमें यूएस के अंदर एक अनयूजुअल फिनोमिना देखा जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी जॉब को स्विच कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं. और जिस रेट से ये रेजिग्नेशन हो रहा है, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड. तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में लोग जो है वो रिज़ाइन कर रहे हैं अपने अपने जॉब से. अब यहाँ ये देख कर कैसा लगेगा कि लोग रिज़ाइन करके शायद से खाली बैठ रहे होंगे. तो नाम देख करके यही लग रहा है, राइट, द ग्रेट रेजिग्नेशन. लेकिन सच्चाई ये है कि लोग रिज़ाइन तो कर रहे हैं फ्रॉम देयर ओल्ड जॉब, लेकिन दे आर स्विचिंग टू सम न्यू काइंड ऑफ जॉब. सो इसीलिए अब धीरे धीरे ये जो फिनोमिना पहले जिसका नाम रखा जा रहा था ग्रेट रेजिग्नेशन, उसको अब रखा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है ग्रेट रिसफल, वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर लुकिंग फॉर सम जॉब चेंज रादर दैन ड्रॉपिंग आउट. तो कैसा है कि जो ये लॉकडाउन का फेज चला है लगभग 1.5 साल का, इसमें कई सारे लोगों को एक बात का रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है कि जिस तरीके के जॉब में वो हैं उससे वो बेहतर काम कर सकते हैं अगर वो थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं या फ्रीलांस तरीके से काम करें. तो ये जो पिछले 1.5 साल में लॉकडाउन में लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हैं, ऑनलाइन अलग अलग जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी, एंड दैट इज़ हाउ पीपल हैव रियलाइज्ड कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल फॉर्मल सेक्टर में जा कर के सुबह ऑफिस जाएँ शाम को आएँ. हम किसी और तरीके के भी काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग जॉब कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट काम कर सकते हैं जहाँ पे रिमोट लोकेशन से हम काम कर पाएँ. और इस तरीके से फिर जब ये धीरे धीरे कंपनियाँ खुलनी शुरू हुई हैं पोस्ट लॉकडाउन, तो फिर ज़्यादातर लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु हैव डिसाइडेड टू पुट देयर पेपर्स एंड हैव स्टार्टेड टू वर्क इन देयर ओन फैशन, मतलब वर्क फ्रॉम होम या फिर फ्रीलांस तरीके से काम करना शुरू किया. इसीलिए पहले इस फिनोमेना को नाम दिया जा रहा था ग्रेट रेजिग्नेशन, लेकिन अब बोला जा रहा है ग्रेट रिसफल, वेयर पीपल आर चेंजिंग द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन विच दे आर इंगेज्ड इन. लेकिन अगर डाटा देखिए तो आप देखिए यूएस लेबर मार्केट का ये डाटा है, तो नवंबर महीने में अकेले लगभग 45 लाख लोगों ने, यानी कि 4.5 मिलियन वर्कर्स ने जॉब से रिज़ाइन किया. इसी तरीके का कुछ डाटा पिछले सितंबर या अक्टूबर महीने से भी आया है. तो लगभग हर महीने लगभग 3% ऑफ द वर्क फोर्स इज़ रिजाइनिंग या क्विटिंग. तो ये काफ़ी लार्ज नंबर है. अगर पूरे 2021 का डाटा देखा जाए तो 75.5 मिलियन नंबर्स के रेजिग्नेशन हुए, मतलब टोटल वर्क फोर्स में से 40% तक का वर्क फोर्स यूएस का जिसने रिज़ाइन किया है और कुछ अलग तरीके के जॉब वो ढूंढ रहा है. देखिए ऐसा नहीं है कि रेजिग्नेशंस पहले नहीं हुआ करते थे. अगर आप देखिए तो अभी का जो रेजिग्नेशन है, जैसे नवंबर 2021 में रेजिग्नेशन वाज 4.53 मिलियन, राइट. तो ऐसा नहीं है कि पहले बिल्कुल जीरो हुआ करता था, पहले भी ऑन एन एवरेज 3 या 2 तक रहता ही था. इट्स जस्ट दैट 2021 में इट हैज़ इंक्रीज्ड इन डबल ऑफ द नॉर्मल रेंज. तो ऐसा नहीं है कि रेजिग्नेशन एकाएक से ये फिनोमिना देखा गया है. जॉब स्विच करना, रिज़ाइन करना इज़ अ यूजुअल फिनोमिना इन अ लेबर मार्केट, बट आफ्टर पैंडेमिक दिस हैज़ पीक्ड अप. तो क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण बताए जा रहे हैं बिहाइंड दिस फिनोमिना ऑफ ग्रेट रेजिग्नेशन? जो फॉर्मल जो वर्किंग सेक्टर है, जिस तरीके के अभी तक लोग काम कर रहे थे लॉकडाउन से पहले, अब लोगों को ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि उसमें बहुत ज़्यादा वो बर्नआउट हो रहे हैं. उनका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता. सुबह 8 बजे ऑफिस जाओ, रात के 8-9 बजे तक आओ. इतना में तो वो कुछ और काम कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कंप्यूटर से ही उतना पैसा कमा सकते हैं. दिस इज़ हाउ नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि वर्क लाइफ बैलेंस भी ज़रूरी है, प्लस जितना वो बर्नआउट कर रहे थे पुराने जॉब में, परहैप्स इट वॉज नॉट वर्थ सॉट. So now people are looking for some work-life balance and that is why many people are resigning. उसके अलावा जो पुरानी तरह के जॉब के तरीके थे उसमें उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही, वेज स्टैग्नेशन दिख रहा है. और नए तरीके के कोई डेटा साइंटिस्ट के कोई कोर्स कर लिए, कोई नए तरह की MBA कर ली और उससे उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं. तो इसी को कहा जा रहा है, तीसरा कारण कहा जा रहा है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन मतलब
पहले कुछ अच्छी चीज़ बनाने के लिए आपको पुरानी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो डिजिटाइजेशन एकाएक से, देखिए डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो वैसे भी पिकअप कर रहा था, लेकिन कोविड पैंडेमिक के कारण जो लॉकडाउन्स हुए उस कारण से डिजिटाइजेशन प्रोसेस हैज़ एक्सपीडाइटेड, इट हैज़ सूट अप। एकाएक से इसमें काफ़ी ज़्यादा आप देखिए कि अग्रेसिवनेस आया है डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस में, क्योंकि हर इंसान वर्क फ्रॉम होम करने लगा, तो इंटरनेट हो, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इस पर काम करना सबके लिए एक आम बात होने लगी। और इसी कारण से जब डिजिटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो एक्सपेडाइट हुआ है जब, तो लोगों के पास बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं। और इसी को कहा जा रहा है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन। पुराने जो तौर तरीके थे काम करने को उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तभी जाकर कुछ नया कंस्ट्रक्टिव चीज़ें निकल के आ रही है। ये डिस्ट्रक्शन हमने जानबूझ करके नहीं किया है, लॉकडाउन हुए उस कारण से मजबूरी में हम घर बैठे, फिर वहाँ से हमने काम करना शुरू किया। आप ही देखिए इस लॉकडाउन ने तमाम कोचिंग सेंटर्स को किस तरीके से चेंज कर दिया है। अब हम सब सारी क्लासेस ऑनलाइन भी देते हैं, सब कुछ ऑनलाइन, ऑप्शंस ऑनलाइन, डिस्कशन सब कुछ होता है। सो दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन। पुराने मॉडल को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है और दैट इज़ हाउ वी हैव बिकम मोर एंड मोर कंस्ट्रक्टिव। सो दिस इज़ ट्रू विथ एवरीवन, and this is how constructive destruction with employees have led them to work in work from home manner, in freelance manner, and this has happened more because of digitalization that has been expedited because of कोविड फोर्स्ड लॉकडाउन। अब बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, उनका मानना है कि घर बैठे बैठे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव और रेम्यूनरेटिव तरीके से काम कर सकते हैं इफ़ दे वर्क इन फ्रीलांस मैनर। और वर्क फ्रॉम होम में उनको कई सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि घर बैठे बैठे काम किया, फिर बीच में अपने कुत्ते को टहलाने चले गए, फिर आधे घंटे घूम के आए, फिर काम किया, फिर मान लो बच्चे को स्कूल से लेने चले गए। सो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना है और फिर पैसा भी कमा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ पीपल आर नाउ स्विचिंग देयर जॉब नेचर एंड गोइंग फॉर मोर एंड मोर इनफॉर्मल फ्रीलांस, एंड दैट इज़ वाई दिस रेजिग्नेशन फिनोमेना हैज़ सूट अप। इंडिया के अगर अंदर देखा जाए, इंडियन सिनेरियो तो वो इतना सीरियस नहीं है। रेजिग्नेशन इंडिया में भी बढ़े हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की जो आईटी कंपनियां हैं उन्होंने इसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप 2021 में देखें तो कई सारी आईटी कंपनियों ने मैसिव लेवल पे हायरिंग की है यंगस्टर्स की, बिकॉज नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग ए सिमिलर टाइप ऑफ रेजिग्नेशन फिनोमेना विल फॉलो इन इंडिया ऑल्सो। तो लगभग 1.7 लाख पीपल हैव बीन रिक्रूटेड बाय टॉप 5 आईटी कंपनीज इन इंडिया इन 2021। लेकिन एक बात आप देखते हैं कि ये ग्रेट रेजिग्नेशन का जो फिनोमेना शुरू हुआ है इन 2021, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो पहला फ़ायदा तो हो सकता है कि वर्कर्स जो भी एम्प्लॉयज़ अब रह रहे हैं, जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको बेहतर सैलरी मिलेगी। अदरवाइज कॉरपोरेट्स में दे वर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड लाइक एनीथिंग। कॉरपोरेट्स में वर्क रेस के नाम पे ज़्यादा होता नहीं है, आई मीन सैलरी रेस के नाम पे ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन काम का प्रेशर हमेशा बना रहता है। तो अब ये ग्रेट रेजिग्नेशन के बाद जो एम्प्लॉयर्स हैं नाउ दे विल ऑल्सो रियलाइज़ कि उनको सैलरी अच्छे से बढ़ा के देनी होगी, अदरवाइज स्टाफ और पीपल विल क्विट। और उसके अलावा जो कॉरपोरेट्स हैं, जो कंपनियां हैं, दे विल नाउ थिंक ऑफ प्रोवाइडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क टू द वर्कर्स, टू द एम्प्लॉयज़, और इस तरीके से एम्प्लॉयज़ अपने वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा सा मेंटेन कर पाएंगे। सो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रेट रेजिग्नेशन का फिनोमेना शुरू हुआ है ये एम्प्लॉयज़ को थोड़ी बहुत मदद करेगा। एम्प्लॉयज़ अभी फॉर्मल सेक्टर में काम करना चाहते हैं, ऑफिस जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनकी थोड़ी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रेंथन करेगा और एम्प्लॉयर्स को थोड़ा बहुत फोर्स करेगा कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट करें, बेटर सैलरी दें और उनको काम में फ्लेक्सिबिलिटी दें। और इससे उम्मीद की जा सकती है कि जो मैसिव इनइक्वालिटी है दुनिया में बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, वो थोड़ा कम होगा। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये चैलेंज थोड़ा सा एड्रेस होगा। The next article is again taken from editorial segment. It is about Jal Jeevan Mission, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. It is also important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए इस आर्टिकल का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, जल जीवन मिशन का पूरा बैकग्राउंड समझते हैं। 15 अगस्त 2019 के अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि इंडिया अब जल जीवन मिशन लॉन्च करेगा। भारत सरकार अब जल जीवन मिशन लॉन्च करेगी, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा टू प्रोवाइड टैप वाटर सप्लाई, एंड दैट ऐसा वैसा टैप वाटर नहीं, इट विल बी ड्रिंकेबल टैप वाटर। ऐसा नहीं किसी भी क्वालिटी का टैप वाटर, ऐसा नहीं करेंगे। ड्रिंकेबल टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री बाई 2024। दैट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन मिशन। तो मतलब फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू अबाउट 16 करोड़ रूरल हाउस होल्ड, ये टारगेट रखा गया जो काफ़ी एम्बिशियस टारगेट था।
क्योंकि जब ये टारगेट रखा गया 2019 में तो उस टाइम तक बस 3 करोड़ हाउस होल्ड्स के अंदर फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन था। तो लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा हमें फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करने थे। और इस जल जीवन मिशन के लिए फिर टैगलाइन दिया गया, हर घर जल। और जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई टू मिनिस्ट्री ऑफ जन शक्ति। देख सकते हैं आप उस स्पीच का ये एक छोटा सा पार्ट है। आई डिक्लेयर फ्रॉम द रेड फोर्ट टुडे दैट in the days to come we will take forward Jal Jeevan mission. The central and state government will work jointly on this mission. और अब ज़रा देखते हैं कि जल जीवन मिशन जो 2019 से लॉन्च किया गया उसमें अभी तक क्या प्रोग्रेस हुए। तो 15 अगस्त 2019 को जब ये जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था तब मैंने आपको बताया कि हमारे देश के अंदर लगभग रूरल हाउस होल्ड्स में 3.23 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में ही टैप कनेक्शन था, यानी कि ओनली 17% रूरल हाउस होल्ड्स में टैप कनेक्शन था। अब उसको बढ़ा करके पिछले 2 सालों में इतना काम हुआ है 3.23 करोड़ से अब रूरल हाउस होल्ड्स में टैप कनेक्शन बढ़ के हो गया 8.26 करोड़, विच कवर्स अबाउट 43% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। तो लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा टैप कनेक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं पिछले 2 से 2.5 सालों में, डिस्पाइट द पैंडेमिक माइंडेड। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह कुछ बुरा ही हो रहा है। सम गुड थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग, सम स्कीम्स आर ऑल्सो वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इन फेवरेबल मैनर। और यही कारण है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में, ये आर्टिकल मैं इसलिए भी कवर कर रहा हूँ, आसाम ट्रिब्यून में तो आया ही आया है, हाल फिलहाल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की है ऑन जल जीवन मिशन। नॉर्मली आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे देश की सरकार की नीतियों का ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ ही करती है, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का क्रिटिसाइज़ ही करती है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बार जल जीवन मिशन को ग्राउंड कवरेज किया है और इंडिया के अलग अलग रूरल एरियाज़ में जा कर के उन्होंने कवर किया। और उसके बाद उन्होंने क्लेम किया कि जल जीवन मिशन इज़ ए ग्रेट सक्सेस। और जिस तरीके से अपने पहले जो सरकार थी उनकी 2014 से लेकर के 2014 से लेकर के 2019 तक जो फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी बीजेपी की जो थी, उसमें जिस तरह से उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पे फोकस किया था, क्लीनलीनेस पे, इन द सेकेंड फेज, इन द सेकेंड स्टेंट दे आर फोकसिंग ऑन दिस रूरल वाटर टैप सप्लाई, that is Jal Jeevan Mission, and this Jal Jeevan Mission will be equally successful as Swachh Bharat Abhiyan was. तो नॉर्मली ये लोग कभी तारीफ़ करते नहीं हैं, बट दिस टाइम दे हैव बीन प्रेजिंग द पॉलिसीज ऑफ नरेंद्र मोदी। इन्होंने तो बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने ये कहा कि सिंस नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ हैज़ सीन पॉवर्टी एंड इज़ कनेक्टेड विथ पुअर पीपल in his early life, and that is why he understands so well the necessities of poor people, especially the poor people living in rural areas, and that is why he is able to make such a compelling schemes which on ground brings positive change in the life of poor people. तो ये सब तो बोल बच्चन है। देखिए, मतलब इतना तो लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, तो हमें किसी एक नेता की पॉलिटिकल भक्ति तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये बात बहुत सराहनीय है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऐसी बातें लिखी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए फॉर द सक्सेस ऑफ जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन काफ़ी एक अच्छा स्कीम या अच्छे सक्सेसफुल एग्जाम्पल की तरह इमर्ज होकर के आ रहा है। किस तरीके से जल जीवन मिशन का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है वो भी ज़रा देखिए। इसको ग्राम सभा लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जल जीवन मिशन को। ऐसा नहीं कि कोई भारत सरकार या सेंट्रल एजेंसी प्लानिंग करेगी, वो इम्प्लीमेंट करेगी, ऐसा नहीं है। ग्राम सभा लेवल पे हर एक ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी दी गई है। ग्राम सभा लेवल पे एक पानी समिति बनाई जा रही है। तो लगभग देश में 3.43 लाख पानी समितिज बनाई गई हैं, जिनको काम दिया जा रहा है कि अपने अपने ग्राम सभा वाले एरिया में आपको फंक्शनल टैप कनेक्शंस देने हैं टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। और इसमें कैसा है कि जो फंड होता है ग्राम सभा को, वो तभी रिलीज़ किया जाता है जब पुराना फंड जो उस ग्राम सभा को मिला है उसको वो ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, और उसके बेहतर यूटिलाइजेशन का वो प्रूफ जब तक जमा नहीं करते हैं जल जीवन मिशन पोर्टल पे, तब तक नेक्स्ट सेट ऑफ फंड रिलीज नहीं होता। तो मतलब फ़ंड को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट और यूटिलाइज़ किया जा रहा है। फंड दिया जाता है जब ग्राम सभा उसका ठीक से यूटिलाइजेशन करती है, फंक्शनल हाउस होल्ड सप्लाई देती है कनेक्शन टू द रूरल हाउस होल्ड्स, तभी जाकर के नेक्स्ट सेट ऑफ फंड रिलीज़ किया जाता है।
और सच में ये स्कीम ग्राउंड पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सच में क्वालिटी वाटर अलग अलग हाउस होल्ड्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसलिए गांव के अंदर इसके लिए गांव की विमेन को ट्रेन किया जा रहा है एंड दे हैव बीन गिवन टेस्टिंग किट ऑल्सो, जिसकी मदद से वो टेस्ट कर पाएँ कि जो पानी उनके घरों में फंक्शनल टैप वाटर आ रहा है वो पानी की वो प्रॉमिस्ड क्वालिटी है कि नहीं जो जल जीवन मिशन में प्रॉमिस किया गया। तो जल जीवन मिशन के अंदर 13 वाटर क्वालिटीज़ प्रॉमिस किए गए हैं और उसको टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग किट दिया जा रहा है रूरल वुमेन को। उनको ट्रेन किया जा रहा है कि अगर कोई भी क्वालिटी के इशूज़ निकलते हैं तो इस तरह के आंगनवाड़ी या आशा सेंटर में जाकर के वो लोग आंगनवाड़ी सेंटर में जाकर के इनपुट दे सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है जल जीवन मिशन के इस कनेक्शन के अंदर। तो इस तरीके से जल जीवन मिशन में क्रॉस चेक करने की, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कराने की भी प्रोविजंस बनाई गई, जिसमें रूरल वुमेन्स को ही एक तरीके से सर्विलेंस का पार्ट बना दिया गया है कि अगर ग्राम पंचायत ठीक से काम नहीं करती है तो रूरल वुमेन देमसेल्फ आफ्टर टेस्टिंग द वाटर क्वालिटी कैन रिपोर्ट ऑन दिस पोर्टल। तो इस पोर्टल पे कंप्लेंट रजिस्टर हो सकता है जल जीवन मिशन पोर्टल पे। उसके अलावा जब भी किसी रूरल हाउस होल्ड में टैप कनेक्शन दिया जाता है अंडर दिस जल जीवन मिशन तो उससे कुछ नॉमिनल मंथली फ़ीस भी लिया जाता है 50 या 60 रुपये का, इससे ज़्यादा नहीं, बस 50-60 रुपये लिए जाते हैं। इससे फ़ायदे क्या होते हैं? देखिए 50-60 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सरकार जहाँ इतना 1,52,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है तो रूरल हाउस होल्ड से फ़ीस कलेक्ट करना से उसकी कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। लेकिन द ऑब्जेक्टिव इज़ कि हर घर से जब 50-60 रुपये लिए जाएंगे तो एक तरीके की लोगों की अकाउंटेबिलिटी, लोगों की एक समझिए पार्टिसिपेटिव नेचर इंक्रीज होगी। पीपल विल फील दैट दे आर ऑल्सो पार्टी टू द सिस्टम। जब भी कोई चीज़ फ्री में लोगों को दिलाया जाता है तो लोग उसकी पहले तो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसे ही लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते उन चीज़ों की। दूसरा, जो सरकारी एजेंसीज, जो गवर्नमेंट एजेंसीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर सप्लाइंग दोज थिंग्स और गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और अगर वो गुड्स या सर्विसेज फ्री में दिया जा रहा है तो वो लोग जो सरकारी एजेंसी है उनके बिहाफ पे भी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है। उनको लगता है कि जो दे रहे हैं वो एहसान कर रहे हैं, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो, और हम देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो यही अगर फंक्शनल टैप हाउस होल्ड में अगर बिना पैसे के ये टैप लगाया जाता हो तो उसमें पानी नहीं भी आता तो लोग सोचते हैं कि चलो हमारा क्या जा रहा है, हमने तो कुछ पैसा दिया नहीं है। लेकिन जस्ट बाई making the arrangement of some nominal fees, now each and every rural household has been made a kind of party to this entire scheme. And now if there is no regular supply of water, the Gram Sabha will be held accountable, since people will feel that now we are paying for this money. So this is how this entire system has been made more robust and Gram Sabha has been made more accountable. और इसके अंदर आपको एक बात तो पता ही है कि जल जीवन मिशन का हेल्थ बेनिफिट क्या होने वाला है लोगों के ऊपर। देखिए, पानी, ख़राब क्वालिटी का पानी होने के कारण ही रूरल एरियाज़ में डायरिया और इंटेस्टाइनल वॉर्म के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं बच्चों के अंदर, एंड दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इन द रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में चाइल्ड मोर्टेलिटी को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। पहले तो हमने उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया, अब जल जीवन मिशन चला रहे हैं, तो इससे रूरल एरियाज़ में ये प्रॉब्लम्स काउंटर होंगे। उसके अलावा वीमेन की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और एनीमिया के प्रॉब्लम जो बहुत एक्यूट हैं हमारे देश के अंदर, बहुत मेजर या सीरियस कंसर्न है, उसको भी एड्रेस किया जा सकता है। सिंस वीमेन भी पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर को कंज्यूम करने से होता क्या है कि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाती है, जिस कारण से दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ एनीमिया एंड न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी। तो ये तो बात होगी ओवरऑल जल जीवन मिशन की। लेकिन अगर बात की जाए स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की, तो कुछ स्टेट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है जल जीवन मिशन के अंदर, बहुत सारे उन्होंने कवरेज कर दिया, लेकिन कुछ स्टेट्स का परफॉर्मेंस ख़राब है। तो एक बार ज़रा देखते हैं किन स्टेट्स में अच्छा परफॉर्मेंस है। गोवा, हरियाणा एंड तेलंगाना। सरप्राइजिंगली तेलंगाना, जो नॉर्मली वाटर डेफिसिट स्टेट माना जाता है, तेलंगाना, ये तीनों ही स्टेट्स 100% कवरेज दे चुके हैं टू द रूरल हाउस होल्ड्स। तो इन्होंने हर घर जल वाला जो गोल है वो अचीव कर लिया। उसके अलावा इन 3 स्टेट्स के अलावा 3 यूनियन टेरिटरीज, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार हैव अचीव्ड 100% कवरेज। सरप्राइजिंगली स्टेट्स लाइक बिहार आर ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल विथ अबाउट 87.15% कवरेज सो फार। लेकिन वहीं अगर असम की बात की जाए
तो असम का परफॉर्मेंस अभी काफ़ी ख़राब है। आउट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज असम इज रैंक्ड 28th इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। हमारे यहाँ पे बस 27%, ओनली 27% ऑफ असम्स हाउस होल्ड्स हैव बीन कवर्ड सो फार अंडर जल जीवन मिशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इज अबाउट हाउथीज रेबेल ऑफ येमेन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। येमेन के अंदर सिविल वॉर चल रहा है इतने सालों से, तो कौन है हाउथीज, क्या है ये सिविल वॉर, उसको ज़रा समझते हैं। तो देखिए, येमेन ऑफ कोर्स इज अ कंट्री ऑफ वेस्ट एशिया रीजन। यहाँ पे है येमेन। आप देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है जो गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से कनेक्ट करता है, और इस पॉइंट का नाम है बाब अल मंडाब। इस स्ट्रेट का नाम है बाब अल मंडाब। काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है और ये है येमेन। अभी देखिए, आपको पता है कि 2010 दिसंबर में अरब स्प्रिंग स्टार्टेड इन वेस्ट एशिया अगेंस्ट द ऑथोरिटेरियन सिस्टम्स। तो देखिए, इस पूरे एरिया में एक तरीके की ऑथोरिटेरियन रिजाइम्स रूल कर रही थी दिसंबर 2010 तक। ऑथोरिटेरियन इन द सेंस कि ये लोग इलेक्शन कराते थे, फर्जी इलेक्शन कराते हैं और पावर में बने रहते हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो अल्जीरिया हो, लीबिया हो, हर जगह। तो इसी तरीके से फिर क्या शुरू हुआ, यहाँ ट्यूनीसिया से शुरू हुआ एक तरीके का मूवमेंट जिसको नाम दिया गया अरब स्प्रिंग। A movement was against authoritarian systems, dictatorship, and the movement was to bring pro-democratic government in such countries. तो पहले ट्यूनीसिया में इस तरीके का आया अरब स्प्रिंग, जिसको हम कहते हैं प्रो डेमोक्रेसी वेव या प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। अरब स्प्रिंग started in Tunisia in December, and then it went to other countries of North Africa, right from Libya to Egypt, and ultimately इट रीच टू येमेन ऑल्सो। इस तरह के मूवमेंट कि येमेन के अंदर भी एक तरह का डिक्टेटर रूल कर रहे थे, और येमेन के अंदर भी डिक्टेटर ऑथोरिटेरियन प्रेसिडेंट, उनका नाम अली अब्दुल्ला सालेह, ये रूल कर रहे थे। और अरब स्प्रिंग का इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुए अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ, और उनको हटाया गया। एंड अनदर प्रेसिडेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मंसूर हदी केम टू पावर। लेकिन मंसूर हदी की सरकार भी कुछ खास कर नहीं पाई इकोनॉमिक फ्रंट पे, ना करप्शन रोक पाई, ना पॉवर्टी रोक पाई, ना प्राइस राइज को रोक पाई। और इस कारण से धीरे धीरे वहाँ के एक स्पेशल तरह के रेबेल ग्रुप हैं, रेबेल ग्रुप हाउथी सियाज, दे स्टार्टेड रेबेल अगेंस्ट द मंसूर हदी गवर्नमेंट ऑल्सो। सो मुद्दा ये है कि प्रो डेमोक्रेटिक सरकार लोगों ने लाया आउट ऑफ अरब स्प्रिंग मूवमेंट, इंस्पायर्ड बाय अरब स्प्रिंग मूवमेंट। लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो 2-3 सालों में अच्छा काम नहीं कर पाई। तो फिर वो जो डेमोक्रेटिक सरकार थी मंसूर हदी की, उसके खिलाफ एक स्पेशल तरीके के रेबेल ग्रुप जिनका नाम है हाउथीज, दे स्टार्टेड एन आर्म्ड रिबेलियन। और ये है एरिया जहाँ पे सरकार का कंट्रोल था, और ये इस साइड से आप कह सकते हैं इस वेस्टर्न साइड से हाउथी सियाज ने यहाँ पे पावर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और इसके बाद धीरे धीरे एक तरीके का सिविल वॉर स्टार्ट हो गया सीरिया, येमेन के अंदर। तो यहाँ पे हाउथी सियाज, दे कैप्चर्ड द कैपिटल सिटी ऑफ येमेन ऑल्सो, एंड दिस इज हाउ ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरिया, जी है गवर्नमेंट कंट्रोल एरिया, एंड बिटवीन द हाउथीज रेबेल स्टार्टेड इन Yemen, and this conflict has been continuing for last 5 years. It has given rise to a massive internal civil war. यहाँ पे हैं areas controlled by Houthis, and this area is under control of government, and a massive civil war is going for last 5-6 years that has caused a lot of humanitarian crisis, mass level displacement of people. Many people have lost their life also. So देखिए, अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, वैसे है तो ये सिविल वॉर एंड इट्स एन इंटरनल मैटर इन येमेन, बट ये मामला इतने सालों से ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, 5-6 सालों से? वाई इट हैज़ टेकन ए शेप ऑफ ए प्रोट्रैक्टेड वॉर? उसके पीछे कारण है सिया सुन्नी पॉलिटिक्स। तो ये जो हुतीज़ हैं जिन्होंने ये वेस्टर्न साइड को कंट्रोल कर रखा है, ये सियाज हैं। इनकी पॉपुलेशन लगभग 33 to 35% है, जबकि हदी की सरकार और उनके सपोर्टर जो हैं दे आर सुन्नी, और उनकी पॉपुलेशन लगभग 60% है येमेन के अंदर।
अब देखिए, आपको तो पता है कि वेस्ट एशिया के अंदर सिया सुन्नी पॉलिटिक्स कितना स्ट्रांग है। जो सऊदी अरबिया है ये सुन्नी, प्रो सुन्नी अप्रोच रखता है, और जो ईरान है ये सिया अप्रोच रखता है, दैट तो यू ऑल नो। तो नेचुरली ईरान विल बी सपोर्टिंग हुतीज बिकॉज हुतीज आर सियाज। तो अगर ईरान सपोर्ट करेगा हुतीज को, तो सऊदी अरबिया किसको सपोर्ट करेगा? यमन गवर्नमेंट को। एंड दिस इज हाउ दिस internal civil war between Houthis rebel and Mansour Hadi government became a kind of regional war where Iran came to back up the Houthis, then Saudi Arabia and its allies like UAE and Bahrain came up for the backup of the Yemen government under Mansour Hadi। और जब एक बार सऊदी अरबिया और ईरान का मामला हो गया तो धीरे धीरे ये मामला रीजनल कन्फ्लिक्ट से इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि यूएस इज एंटी ईरान एंड प्रो सऊदी। सो फिर एक तरफ सऊदी अरबिया दैट इज पुटिंग इट्स सपोर्ट टू द येमेन गवर्नमेंट, सऊदी अरबिया के पीछे यूएस, यूके, फ्रांस, टर्की और सऊदी अरबिया के रीजनल एलाइज लाइक कुवैत, यूएई, ये सब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? येमेन गवर्नमेंट को। जबकि जो हुतीज हैं उनको सपोर्ट कर रहा है ईरान, और ईरान को आपको पता है फिर बैक सपोर्ट करते हैं चाइना और रसिया। तो इस तरीके से ये जो एक इंटरनल सिविल वॉर था बिटवीन हुतीज एंड Hadi, Mansour Hadi government. Houthis are Shias and Mansour Hadi government is supported by local Sunnis. तो ये पहले इंटरनल सिविल वॉर कन्वर्टेड इनटू रीजनल वॉर, जहाँ पे सऊदी केम टू गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ हदी विच इज़ सुन्नी, तो ईरान केम टू द सपोर्ट ऑफ हाउथीज। सऊदी के सपोर्ट में आ गए उसके बाकी के सारे फ्रेंड्स, जैसे कि जो रीजनल अरबिक कंट्रीज़ हैं, यूएई, कुवैत एंड ऑल। तो फिर इसके यहाँ हुतीज़ के सपोर्ट में आ गए ईरान, चाइना, रसिया, और इस तरीके से धीरे धीरे यूएस, यूके, ऑल ऑफ देम हैव एंटर्ड इनटू अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट वॉर एंड दिस हैज टेकन ए शेप ऑफ अ प्रॉक्सी वॉर। इनडायरेक्ट वॉर चल रहा है, देखने में सिर्फ लगता है कि ये लड़ाई चल रही है, इंटरनल सिविल वॉर चल रही है हुतीज और हदी सरकार में, लेकिन एक्चुअली में इट हैज टेकन ए शेप ऑफ प्रॉक्सी वॉर वेयर मेजर पावर्स आर ऑल्सो एंगेज्ड, एंड दैट इज वाई दिस वॉर हैज नॉट एंडेड फॉर लास्ट 6 or 7 years, and that has led to a major humanitarian crisis. About 8.4 million people are at the risk of complete starvation, and the country has recently seen a largest cholera outbreak. इंडियन डायस्पोरा के लोग भी इस एरिया में जो रह रहे थे पहले से येमेन में फॉर सम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, दे आर नाउ सीवियरली अफेक्टेड। और उसके अलावा येमेन में पूरी तरह से लॉलेसनेस फैल चुका है, एंड दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिकम अ सेफ रिफ्यूज फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक अल-कायदा। तो जिस तरीके से इराक में हुआ था सद्दाम हुसैन के गिरने के बाद, इराक हैड बिकम अ काइंड ऑफ सेंचुरी फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड दैट हैड लेड टू राइज ऑफ आईसिस। Similarly, Yemen is becoming a breeding ground for terrorist groups, and it is now giving refuge to many of the terrorists who are associated with Al-Qaeda. तो इस तरीके से ये जो येमेन सिविल वॉर है, इट इज टर्निंग आउट टू बी अ मैटर ऑफ रीजनल कंसर्न स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। करंट न्यूज़ ये तो काफ़ी पुराना न्यूज़ है, पिछले 6 सालों से लड़ाई चल रही है, तो इसमें नया क्या है आप सोच रहे होंगे, लेकिन सोचिए, समझिए। ये जो हुतीज़ हैं जिनका इस एरिया में कंट्रोल है, हुतीज सियाज, और बाकी एरियाज़ में सरकार का कंट्रोल है, हुतीज़ ने हाल फिलहाल में ये जो मारीब रीजन है वहाँ पे अपना कंट्रोल जमा लिया था। इस मारीब रीजन पे अटैक करके इस मारीब रीजन पे अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो मारीब रीजन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन एज़ फार एज येमेन की इकोनॉमी इज़ कंसर्न, क्योंकि मारीब इज़ एन ऑयल रिच रीजन। तो येमेन की सरकार जो है वो मारीब रीजन इन हुतीज़ को खोना नहीं चाहती। तो इसी कारण से येमेन की सरकार ने यूएई से सपोर्ट मांगा, क्योंकि आपको पता है कि यूएई या सऊदी अरबिया हो, ऑल ऑफ देम आर सपोर्टिंग द येमेन गवर्नमेंट। सो येमेन की गवर्नमेंट को सऊदी अरबिया ने और यूएई ने सपोर्ट करने का फैसला लिया, और यूएई ने क्या किया कि वहाँ पे कई सारे ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की चीज़ें पहुँचवाई। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दवाइयाँ या खाने पहुँचवाए यूएई ने। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन एड के अलावा यूएई की सरकार ने इन हुतीज सियाज के खिलाफ यहाँ पे एक लोकल एक एंटी हुतीज ग्रुप है जिसका नाम है जाइंट ब्रिगेड, उसको आर्म्स एम्यूनेशन सप्लाई करना शुरू किया। तो मुद्दा ये है कि यूएई को लग रहा था कि भाई हम तो काफ़ी दूर हैं येमेन से, हमने अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत आर्म्स एम्यूनेशन भिजवा भी दिया तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हुती सियाज हमें कैसे
कुछ टारगेट कर पाएंगे, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम यूएई। ये देखिए, तो यूएई ने पहले तो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचवाया, खाना और मेडिसिन पहुंचवाए, उसके अलावा वहाँ पे एक लोकल एंटी हुतीस ग्रुप है जाइंट ब्रिगेड्स, उनको आर्म्स एम्यूनेशंस पहुंचवाए। अब यूएई को लग रहा था कि हम ज्योग्राफिकली काफ़ी दूर हैं और हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, वी आर सेफ, और इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग हुतीस को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाएंगे। सिंस यूएई डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट ज्योग्राफिकल कॉन्टैक्ट विथ येमेन, दे फेल्ट कि देयर इज नो थ्रेट फ्रॉम हुतीस रेबल टू यूएई। लेकिन अब हुतीज ने किया क्या, हुतीज ने यहाँ से ड्रोन अटैक किया यूएई के ऊपर, जिसमें 3 लोग मारे गए, जिसमें से माना जा रहा है कि 2 लोग तो भारतीय मूल के ही थे। तो यूएई ने इस तरीके से ड्रोन अटैक किया, आई एम सो सॉरी, हुतीज ने ड्रोन अटैक किया यूएई के ऊपर। अब समझिए इससे यूएई को कितना नुकसान पहुंच सकता है। मरे तो बस 3 ही लोग हैं, मरे तो बस 3 ही लोग हैं इस ड्रोन अटैक में, लेकिन यूएई अपने आप को काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन कंट्री डिक्लेयर करता है। यूएई अपने आप को बताता है कि वो काफ़ी सेफ है, सिक्योर है फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इस तरीके का जो ड्रोन अटैक है फ्रॉम हुतीज, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिमाइंडर टू यूएई कि इन द एज ऑफ एडवांस्ड एरियल टेक्नोलॉजी कोई भी देश बचा हुआ नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये जो हुतीज हैं वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम हमारे मामले में दखल करोगे, तुम यहाँ के लोकल जाइंट ब्रिगेड्स को और इनको सरकार को सपोर्ट करोगे, तो ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं पहुँच सकते। आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, एंड इवन इफ़ यू डू नॉट हैव डायरेक्ट जोग्राफिकल कॉन्टैक्ट विद अस, बिकॉज ऑफ द एडवांस्ड एरियल टेक्नोलॉजी वी कैन टारगेट यू। So this drone attack has once again proved that in the age of advanced aerial technology, no country is safe and even if it is geographically secluded. देखिए, यूएस, अमेरिका की अगर बात की जाए तो 2001 से पहले अमेरिका को लगता था कि टेररिज्म से उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो उसके एटलांटिक ओशन है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है, मतलब इट इज़ कम्प्लीटली सेक्लूडेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट अटैक। लेकिन 2001 में 9/11 अटैक ने एक बार के लिए साबित कर दिया कि विथ राइज ऑफ टेक्नोलॉजी नो कंट्री इज़ कम्प्लीटली सेफ फ्रॉम टेररिस्ट अटैक्स। द एडवांस्ड एरियल टेक्नोलॉजीज आर काइंड ऑफ थ्रेट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री। और इसी तरीके का मैसेज देने की कोशिश की इन हुतीज ने बाय मेकिंग दिस ड्रोन अटैक। भाई हार्डली $200 का ड्रोन आता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी कॉस्ट ऑफ फ्रंटियर नाम का एक आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ फ्रंटियर प्रोटेक्शन नाम का एक आर्टिकल छपा था, जिसमें ये बात की गई है कि हार्डली $200 का तो एक ड्रोन आता है जिसकी मदद से ये लोगों ने अटैक कर दिया। अगर उस $200 के ड्रोन को अगर के खिलाफ अगर अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है तो कम से कम $1 मिलियन का आपको मिसाइल चाहिए। तो द कॉस्ट इज़ वेरी हाई दीज डेज फॉर कंट्रीज इफ़ दे इंटरफेयर इनटू अदर मैटर्स एंड इफ़ दे समहाउ if they somehow bring any regional terrorist groups into kind of balancing with them. तो इस केस में हुतीज हैव given this message to UAE कि this advanced aerial technology has brought an age where no country is safe. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट, इट इज अबाउट 5G नेटवर्क एंड एविएशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो 5G टेक्नोलॉजी क्या होती है वो तो आप जानते ही हैं। इट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी मच फास्टर and very smooth method of communication over the existing method of communication which is 4G technology. तो जब 5G टेक्नोलॉजी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो इट विल सिग्निफिकेंटली चेंज द वे ऑफ आवर लाइफ एंड द वे वी कम्युनिकेट, क्योंकि माना जा रहा है कि ये 4G की तुलना में लगभग 100 टाइम्स फास्टर होगा। तो और इसका लैग रेट भी काफ़ी कम होगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो जैसे 3G आया था 2004-5 में, 4G आया 6 से लेकर के 10 में, 5G 2020 की बात से आ रहा है। इसकी स्पीड जो होगी वो 4G की तुलना में 100 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा होगी। सो दिस विल कम्प्लीटली चेंज द वे वी हैव बिन वर्किंग और इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। लेकिन अब करंट न्यूज़ देखते हैं 5G से रिलेटेड क्या है। यूएस की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वहाँ की जो एविएशन को देखने वाली जो एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, वैसे यूएस की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल फिलहाल में एक डायरेक्टिव इशू करते हुए कहा है कि हमें ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। वी हैव टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट 5G टेक्नोलॉजी एंड इट्स नेटवर्क, क्योंकि
5G टेक्नोलॉजी जिस फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करने वाला है, जिस रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करने वाला है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी मोर और लेस वही रेडियो फ्रिक्वेंसी है जो एक एरोप्लेन का एल्टीमीटर अपने सिग्नल को भेजने के लिए करता है, जिससे उसको उसकी अपनी हाइट पता चलती है। देखिए इस तरीके से एरोप्लेन क्या करता है, रेडियो वेव्स भेजता है ग्राउंड पे, जिससे रेडियो वेव्स ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर आते हैं, जिससे एरोप्लेन को अपनी हाइट का पता लगता है। तो इस रडार सिस्टम को कहा जाता है रडार एल्टीमीटर सिग्नल। तो माना जा रहा है कि ये जो 5G के जो सिग्नल्स हैं, जैसे 5G का ये सिग्नल है रेड कलर से यहाँ दिखाया है, और ये जो रेडियो एल्टीमीटर सिग्नल है ऑफ एन एरोप्लेन, ये एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि दे आर हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 3700 to 4200 मेगाहर्ट्ज फॉर 5G बैंड इज बीइंग यूज्ड, जबकि रेडियो अल्टीमीटर यूजेज ए रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ 4200 to 4400 मेगाहर्ट्ज। तो अगर इनमें इन्फरेंस हो गया तो क्या होगा, रेडियो सिग्नल ऑफ अल्टीमीटर में गेट डिस्टर्ब्ड, और जिससे प्लेन के क्रैश होने के चांसेस हो सकते हैं। रेडियो अल्टीमीटर कैसे ऑपरेट करता है वो तो मैंने आपको बता दिया। रेडियो अल्टीमीटर का मेन काम होता है प्लेन की हाइट को बताना, ऑल्टीट्यूड को नहीं। हाइट और ऑल्टीट्यूड में क्या अंतर होता है वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊंगा। तो ये रेडियो अल्टीमीटर क्या करता है, प्लेन से एक इस तरह का रेडियो वेव भेजेगा, और फिर वो जब रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर आएगा तो बीच में जो जितना टाइम लगा, और रेडियो वेव का स्पीड तो उनको पता ही है, तो टाइम और स्पीड की मदद से वो लोग फिर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और इस तरीके से वो एक प्लेन की हाइट का पता कर लेते हैं। हाइट और एल्टीट्यूड में क्या अंतर होता है वो भी समझिए। देखिए अगर ये है प्लेन, तो इस प्लेन का इसके नीचे वाला जो ज़मीन का पॉइंट है उससे उसका डिस्टेंस को कहा जाता है हाइट, जबकि इस प्लेन का सी लेवल से, मीन सी लेवल से जो हाइट होगा, मीन सी लेवल से जो ऊंचाई होगी उसको कहा जाता है एल्टीट्यूड। तो जो रेडियो एल्टीमीटर है, तो नाम देख कर लग रहा है एल्टीमीटर, बट इट डज नॉट एक्चुअली मेजर्स एल्टीट्यूड, इट एक्चुअली मेजर्स हाइट ऑफ अ एरोप्लेन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट जस्टिस क्लॉक एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जस्टिस क्लॉक क्या है। हाल फिलहाल में गुजरात के अंदर एक इस तरीके का 7 फुट बाय 10 फीट का एक LED डिस्प्ले लगाया गया है इन द गुजरात हाई कोर्ट प्रेमाइसेस, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं कि कितना केसेस पेंडिंग है, उन केसेस की कितनी एज है, यानी कि 0 से 10 साल के इतने केसेस पेंडिंग हैं, 11 से 25 साल के इतने पेंडिंग हैं, और इनमें से कितने केसेज आज लिए जा रहे हैं जिन पे सुनवाई हो रही है, ये सब कुछ इस पर डिस्प्ले किया जाएगा इन द जस्टिस क्लॉक that has been recently launched in the premises of Gujarat High Court। इससे कैसा होगा, और एक इसी तरीके का जस्टिस वर्चुअल क्लॉक गुजरात हाई कोर्ट के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जहां पे आप जाकर के देख सकते हैं कि कितने सारे केसेस जो हैं वो गुजरात के पेंडिंग हैं या आज कितने केसेस लिए जा रहे हैं। तो ये जो जस्टिस क्लॉक का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ वेरी इनोवेटिव आइडिया, और इस आइडिया को अगर बाकी तमाम स्टेट्स के हाई कोर्ट्स इंप्लीमेंट करें तो जुडिशरी के अंदर जो एक्सेसिव पेंडेंसी ऑफ केसेस का प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक एड्रेस हो सकता है। यू नो कि इंडियन जुडिशरी सफरिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ मैसिव पेंडेंसी ऑफ केसेस। जस्टिस क्लॉक से जुडिशरी की थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी भी बनेगी, और उनके फंक्शन करने के तरीकों में ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिससे लोगों का ट्रस्ट भी जुडिशरी के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात चल रही, तो एक बार ज़रा डाटा देख लीजिए कि कितनी पेंडेंसी है केसेस की। हमारे देश के अंदर मोर देन 3 करोड़ केसेज आर pending in Indian judiciary, and this data has been taken from PRS। तो इंडियन जुडिशरी ऑफ कोर्स इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ मैसिव पेंडेंसी। इकोनॉमिक सर्वे 2018 लिखता है कि इंडियन जुडिशरी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ तारीख पे तारीख, एंड वी नीड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ तारीख पे तारीख प्रॉब्लम वही है, जैसे आप देख रहे हैं अभी, जैसे APSC के केस में भी क्या हो रहा है, हर बार एक नई तारीख मिल जाती है। तो कैसे सनी देओल कहता है उस मूवी में वो कि इंसाफ नहीं मिलता, क्या मिलती है तो तारीख। तो वही स्टेटमेंट, वही डायलॉग इसमें इकोनॉमिक सर्वे ने 2018 में इसको उठा लिया कि जुडिशरी के अंदर हमें मिलती है तारीख, और हमें इस तारीख पे तारीख प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो अगर हाई कोर्ट्स के अंदर बात की जाए तो मोर देन 57 लाख केसेज आर पेंडिंग। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अकेले 54,000 केसेस पेंडिंग हैं। ओवरऑल हाई कोर्ट के अंदर 43 to 45 लाख केसेस पेंडिंग हैं। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात की जाए तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं।
कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज नाइदर स्पेशलाइज्ड बॉडी, और इसकी मीटिंग जो है ये स्पेशलाइज्ड बॉडी भी नहीं है यूनाइटेड नेशन की, और इसकी मीटिंग हर साल डेवोस में होती है इन स्विट्जरलैंड। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। एंड न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज नुसांतारा, बट इट इज़ नॉट इन जावा, इट इज़ इन बोर्नियो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और इसके अलावा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए कल मैंने आपको 2 कारण बताए थे, इन करेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड यूज ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर एंटीबायोटिक्स, ये 2 कारण मैंने बताए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 and 3, ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।